तो आप उसका जीरोक्स उस फॉर्म के साथ लगा के एक पॉलिथीन का जो फाइल आता है उसमें प्रॉपर अपना नाम लिख के और जमा करेंगे। आपका अभी का काम बस इतना ही है। देखिए, अब आप लोगों के पास सवाल आएगा कि जमीन है मेरे पास, तो किसी जमीन में होगा कि वाद विवाद बहुत चल रहा है, तो होगा कि ये मेरा जमीन है लेकिन इस पे विवाद चल रहा है, इस पे किसी और का कब्जा है, तो हम आपके पास तो कागज होगा ना, आपके पास ओरिजिनल कागज, अगर सही में आपका वो जमीन है तो आपके पास उसका कागज सब होगा। तो आपका काम है कि आप दावा करें तो वो आपका जमीन है। अगर कोई वाद विवाद भी चल रहा है तो आप अपना जो भी कागज है सबसे पहले फॉर्म के साथ जमा कीजिए उसका जीरोक्स। आपके अगेंस्ट में अगर उस पर कोई कब्जा किया है तो वो भी चाहेगा कि अभी मेरे नाम से हो जाए इस सर्वे में, तो वो भी अपना कागज वगैरह सब जमा करेगा। तो जिसको जो करना है, इसमें जो भी कागज है, आपको जो भी दावा करना है, सब चीज के लिए आप फॉर्म भरिए, उस कागज के साथ उसको जमा कीजिए, बस इतना करना है। आगे हम लोगों का काम है कि हम उसको सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे, और जो सच में जिसका मतलब जो भी हम लोग जांच करेंगे वो जमीन होगा, उसके बाद उनके नाम से खाता खुलेगा। अब देखिए, जैसे सर्वे हो रहा है तो आपका बहुत मतलब पूर्वजों की जो जमीन है, तो पूर्वजों की जमीन होगी, आपके पूर्वजों के नाम से होगी वो जमीन, तो आप वो जमीन को आप जैसे कि आप अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं, तो जैसे सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ केवाला है तो केवाला में वंशावली की कोई जरूरत नहीं है, वो केवाला आपके नाम से है तो उसमें वंशावली नहीं लगेगी। अगर वो खतियानी जमीन है, पूर्वजों की जमीन है, और आप अपने नाम से वो खाता खोलना चाह रहे हैं तो आपको उसमें वंशावली लगेगी, क्योंकि जैसे वो पूर्वजों की जमीन है तो आप उसके वंशज है, आप उनके वंशज है, तो ये प्रूव करना होगा आपको, तो उसके लिए वहाँ पे वंशावली लगेगी। और वंशावली में हम एक चीज बता दें आपको, जैसे आप वंशावली बनवाइएगा तो जो भी उसमें आप जैसे बहन, बेटी, बुआ जो भी है, उस वंशावली में आपको उनका नाम देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि अगर आप नहीं देते हैं तो भविष्य में अगर आप पे कोई क्लेम कर सकता है, मान लीजिए आपकी बहन है, जो भी है, तो वो उनके जो भी बच्चे होते हैं, अगर वो क्लेम करेंगे कि नहीं इसमें मेरा हक है, क्योंकि सरकार जो है वो बेटियों को जमीन में, अपने पिता की जमीन में हक देती है, ये एक एक्ट है, रूल है, जो भी है, तो आपको उसमें वंशावली में बहन, बेटी, बुआ जो भी है उनका नाम देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो वो भविष्य में आप पे क्लेम हो सकता है। मान लीजिए आप नाम दिए हुए हैं तो आप पे कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि वहाँ पे नाम दिया हुआ है, चलिए ठीक है। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप उसमें 420 के केस में 420 आप पे लग सकता है, मतलब आप फंस सकते हैं। और अगर आप नाम दिए हुए हैं और आपकी जो भी बहन, बेटी जो भी है, अगर उनको कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए उसमें, तो एक एनओसी बनता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो उसमें क्या होता है कि वो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा रहता है, वो आपकी जो भी है बहन, बेटी, बुआ, वो उसमें सिग्नेचर करती है, उस पर साफ साफ लिखा होता है कि हमें अपने भाई के या फिर जो भी है पिताजी के जमीन में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए, ये लोग आपस में अपना बंटवारा कर ले। तो वो एनओसी बनवा लेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नहीं भी बनवाते हैं तो वंशावली में अगर नाम है तो और वो हिस्सेदारी नहीं लेना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, अगर आपके पास खतियानी जमीन है, पूर्वजों की जमीन है, आप अपने नाम से खाता खोलना चाहते हैं तो उसमें वंशावली लगेगी। दूसरी चीज, जैसे खतियानी जमीन है, आप लोग जैसे आपके पिताजी के नाम पे जमीन है, आप 4 भाई हैं, आप आपस में बंटवारा करना चाहते हैं, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो इस सर्वे में क्या है, अगर बंटवारा नामा आप तैयार कर चुके हैं तो आप लोगों का चारों भाई के नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा। उसमें करना क्या होगा, दस्तावेज क्या लगेगा, जैसे कि आप फॉर्म भर लिए, पूरा फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म है हम आपको भी दिखाएंगे, बताएंगे उसमें फॉर्म कैसे कैसे भरना है। तो जैसे वो फॉर्म भर लिए आप, फॉर्म भरने के बाद आपका उसमें खतियानी जो भी जीरोक्स है, खतियान का जीरोक्स लगाइएगा। उसके बाद एक बंटवारा नामा आप तैयार करेंगे, किसी न किसी बेस पे तो बांटेंगे। मान लीजिए आपसी सहमति से बांट रहे हैं तो आपसी सहमति का जो कागज होगा उसका भी जीरोक्स चारों भाई अलग अलग फाइल भरिए। उसके बाद चारों में अपना अपना जीरोक्स लगा दीजिए कि ये आपसी सहमति से वो कागज बना है और बंटवारा हुआ है, वो जीरोक्स लगा दिए आप। उसके बाद उसमें खतियान का नकल लग गया, खतियान का जो भी जीरोक्स है वो लग गया, वंशावली लगेगी। उसके बाद जमीन से रिलेटेड जो दस्तावेज है आप वो सब लगा दिए, चारों भाई जमा कर दिए, तो अब सर्वे में आप चारों भाई का अलग अलग खाता खुल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा। दूसरी नंबर चीज, जैसे जो बहुत लोग होते हैं, बहुत किसान ऐसे होते हैं जो भूमिहीन होते हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं होती है, तो उनका क्या है कि उनको सरकार रहने के लिए जमीन देती है, रहने के लिए, बसने के लिए जो जमीन देती है, तो उनमें भी क्या
हैं वो अपना दावा करेंगे, उनके पास पर्चा होगा, पर्चा देती है, जैसे कि बहुत तरह का पर्चा आता है। जैसे आपका बंदोबस्ती का पर्चा आएगा। मान लीजिए जो बहुत गरीब किसान है, उनके पास कोई जगह जमीन नहीं है, तो सरकार उनको जमीन बंदोबस्ती करवाती है, तो उनके पास बंदोबस्ती का पर्चा होगा। तो बंदोबस्ती का पर्चा अगर नहीं है तो वो आप कहाँ से निकलवाइएगा? तो अंचल जाइएगा, अंचल अधिकारी के पास से आपको वो पर्चा आपको निर्गत करवाना पड़ेगा। है तो अच्छी बात है। तो वो पर्चा आपको जमा करना पड़ेगा, उसमें भी आप फॉर्म जमा कीजिए और बंदोबस्ती का जो पर्चा है वो पर्चा लगाइए आप। तो वो करना होगा। किसी के पास मान लीजिए वासगीत का पर्चा है। वासगीत क्या होता है? जैसे कोई रैयती जमीन है और वो रैयत क्या किए, अपने मजदूर को कुछ जमीन दे दिए बसने के लिए, कृषि करने के लिए। तो वो बहुत टाइम से बहुत दिन से उस जमीन पे रह रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो उनके पास क्या होगा, वो वासगीत का पर्चा उनको निर्गत कराया जाएगा। वो वासगीत का पर्चा आपको अगर नहीं है तो सीओ मैम के यहाँ से आपको एप्लीकेशन देके वो वासगीत का पर्चा बनवाना पड़ेगा। और वो जैसे आप अगर उस जमीन पे 12 साल से अधिक रह गए हैं तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा वहाँ पे कि आप 12 साल से अधिक उस जमीन पे रह चुके हैं। तो वो आपको तो वो वासगीत का जो पर्चा है, तो आप मान लीजिए उस जमीन पे 12 साल से अधिक रह गए, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो आप प्रूफ करिए कि आप 12 साल से अधिक रह गए हैं, तो वो आपको वासगीत का पर्चा वहाँ से निर्गत करा दिया जाएगा। तो वो हो गया। तीसरा पर्चा होता है परवाना का पर्चा। परवाना का पर्चा क्या होता है कि देखिए 1975 में एक सीलिंग एक्ट सरकार लाई। सीलिंग एक्ट के तहत क्या होता है कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनके पास बहुत सारी जमीन होती है, तो सरकार ने एक रूल लाया कि अगर एक लिमिट के बाद किसी के पास जमीन है तो सरकार उससे वो जमीन ले लेगी, और जो भूमिहीन किसान है, भूमिहीन रैयत जो लोग हैं, उनको वो जमीन दिवा देगी। तो उसको बोलते हैं परवाना का पर्चा। उसके बाद एक और पर्चा आता है भूदान का पर्चा। आप जानते होंगे एक संत थे विनोबा भावे करके, तो उन्होंने सबसे पहले एक भूदान कम्युनिटी ये किया, स्थापित किया। उसमें क्या है कि वो बड़े बड़े जमींदार लोग के पास गए, उनको समझाए कि ऐसा आपके पास बहुत सारा जमीन है, आपको उस जमीन दान कर दीजिए। तो दान का जो सिस्टम है, दान का सबसे पहले सिस्टम विनोबा भावे ही ले आए, लागू करवाए। तो उसमें क्या है कि भूदान कम्युनिटी में जो जमीन आती है, तो जो भूमिहीन लोग हैं उन लोगों को वो भूदान कम्युनिटी की तरफ से वो भूमि भूदान कर दी जाती है। तो आपके पास वो आपका भूदान का पर्चा होगा। तो ये सारा जो पर्चा है आप सेम वैसे ही करिएगा, फॉर्म भरिएगा और जो पर्चा है आप वो लगा दीजिएगा, जो भी उससे रिलेटेड रसीद वगैरह सब लगा दीजिएगा। तो वो बस आपको फॉर्म जमा करना है। आप लोगों का काम है कि फॉर्म ही जमा करना है अभी फिलहाल। उसके बाद क्या किसका जमीन है, कौन झूठ है, कौन सच है, ये सब सत्यापित करना हमारा काम है। आपके यहाँ अमीन जाएंगे, प्लॉट पे प्लॉट वाइज सत्यापित करेंगे, जो भी वाद विवाद है उसको कम से कम करने का कोशिश किया जाएगा। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, ये जो सर्वे हो रहा है इससे फायदा क्या है असल में? एक तो आपको पता चलेगा कि खाता अलग अलग खुलेगा, झंझट कम किया जाएगा, सबका जमीन अपना अपना नाम से खाता खुल जाएगा, जो भी वाद विवाद है कम किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि पहले क्या होता था कि जो सर्वे हुआ तो उसमें क्या होता था, ऑफलाइन तरीके से, यानी कि सिर्फ रजिस्टर पे किया जाता था कि इनका ये जमाबंदी है, ऐसे है। लेकिन और उसके बाद जो नक्शा भी मिलता था आपको अपने जमीन का, वो हाथ से बनाया हुआ ही रहता था। तो इस सर्वे में क्या होगा कि सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपका जो भी रिकॉर्ड है जमीन से रिलेटेड सब कुछ ऑनलाइन वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको जो नक्शा मिलेगा सर्वे होने के बाद, तो वो भी क्या होगा, डिजिटलाइज्ड होगा। क्या होता है कि जैसे हाथ से बनाया हुआ होता है वो कभी खराब हो जाता है, फट जाता है या नष्ट हो जाता है किसी कारण से, तो ये अब नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनलाइन कोई चीज नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो सब जो अपलोड हो चुका है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। देखिए आपको एक चीज और हम बताते हैं, जैसे खतियान का नकल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास खतियान होता ही नहीं है, नष्ट हो गया हो, खराब हो गया, गुम हो गया, तो उनके पास खतियान नहीं होता है। तो उनको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, खतियान का नकल निकलता है। खतियान का जो नकल निकलेगा तो वो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं निकल रहा है तो आप डुमरा चले जाइए, वहाँ पे अभी लेखागार भवन जो है वहाँ से आप अपने खतियान का नकल निकलवा लीजिए। दूसरी चीज, अगर केवाला है आपके पास, तो इनकेस आपके पास केवाला भी नष्ट हो चुका है, वो नहीं है, तो केवाला भी आपको रजिस्ट्री ऑफिस से निकल जाएगा।
जो जमाबंदी होती है, अगर जमाबंदी आप कायम करवाए हुए हैं तो रसीद कटवा रहे होंगे, तो वो जमाबंदी भी आपको अंचल अधिकारी जो भी है वहां से आपका जमाबंदी भी निकल जाता है। दूसरी चीज बता रहे हैं, जैसे आप केवाला करवाए हैं तो अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आप रसीद भी बहुत टाइम से नहीं कटवा रहे हैं, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, बिना उसके भी आपका सर्वे होगा और काम होगा। आपको फिलहाल फॉर्म भरना है, जमीन से रिलेटेड जो कागज है सब जमा करना है। आगे आपको स्टेप वाइज जो भी होगा सब कुछ बताया जाएगा। जो सर्वे हो रहा है अभी, ये अभी पहला स्टेप है, इसमें टोटल 22 ऐसा स्टेप है। तो हर एक प्रोसेस में आपको ऐसे ही ग्राम सभा लगा के बताया जाएगा और हर चीज बताया जाएगा। उसके बाद अभी पहले स्टेप में आपको फॉर्म भर के जमा करना है। एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, जैसे अभी क्या है कि जो ऑनलाइन जो हो रहा है ये सब, तो जैसे आपके पास आधार कार्ड अभी होगा, आधार कार्ड तो सबके पास होगा, उसमें क्या होता है कि यूनिक नंबर होता है आधार नंबर। अगर सिर्फ वो आधार नंबर डाल दिया जाए, उसी आधार नंबर से सारा डिटेल आपका फिट हो जाता है, आपका नाम क्या है, घर क्या है, सब कुछ सारा डिटेल आ जाता है। सेम उसी तरीके से ये सर्वे होगा और ये सर्वे होने के बाद एक आपका प्लॉट आईडी बनेगा, प्लॉट नंबर मिलेगा आपको। तो वो प्लॉट नंबर यूनिक होगा 12-14 अंक का, तो वो प्लॉट नंबर बनेगा। उसके बाद वो प्लॉट नंबर जो हो जाएगा आपके पास, वो सिर्फ डालिएगा आप ऑनलाइन, तो आपका जमीन से रिलेटेड जितना भी कागज है या फिर जो भी डिटेल्स है सब आपको बस एक क्लिक में मिल जाएगा। उससे क्या है, वो ऑनलाइन, उसके बाद आप अभी भी रसीद ऑनलाइन कटा रहा है, उसके बाद आप ऑनलाइन रसीद भी काट सकते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को जमीन, इस सर्वे के बाद किसी को कोई जमीन बेचे, तो अभी क्या होता है, आप किसी को जमीन बेचे तो अभी तो तुरंत वो दाखिल खारिज नहीं होगा, नक्शा भी अलग अलग नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन क्या होगा, जैसे ही ये सर्वे होता है, जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, आपके पास कोई जमीन है, आप किसी को बेच दिए, तो वो ऑनलाइन ही बिना कहीं जाए वो तुरंत क्या होगा, वो प्लॉट में से जो नक्शा जो है उसमें से आपका वो हट जाएगा, खारिज हो जाएगा, जिसको आप बेचे उसमें वो नक्शा ऐड हो जाएगा। तो अब आपको वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बता दें कि आप लोग जो अंचल जाते हैं बार बार छोटा छोटा जो भी काम है वो करवाने, वो अब अंचल दौड़ने की बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे भी दौड़ाया जाता है, जल्दी काम नहीं होता है। तो आपको बस सर्वे ऑफिस आना है और वहां से जो जो बताया जा रहा है बस वो करते जाना है। दूसरी चीज देखिए, जैसे कि आपका ये दाखिल खारिज वाला हम बता दिए कि ऑनलाइन जो भी है वो सब कुछ हो जाएगा। एक चीज और देखिए, जैसे अभी आप कोई जमीन है, अभी आप बंटवारा कर लिए, 4 भाइयों में बांट लिए, तो वो तो तुरंत आपका खाता वाता अलग नहीं हुआ या फिर नक्शा वगैरह अलग नहीं होगा। ऑनलाइन होने के, ऑनलाइन जैसे ही काम हुआ तो तुरंत बाद आप जैसे बांटे, आपका खतियान खुल गया, आपका नक्शा वक्शा सब अलग अलग सब कुछ हो जाएगा। तो ऑनलाइन में यही सुविधा है। सभी और ये आपको हम एक यूनिक प्लॉट नंबर के बारे में बता ही दिए, करेंगे तो साइड हो जाएगा। वंशावली के बारे में बोले, वो वंशावली आप सोच रहे हैं कि वंशावली बनवाना कहाँ से है, तो देखिए अभी जो वंशावली बनवाना है ये सरपंच का काम है। आपके सरपंच जो है वो वंशावली बनाएंगे, सत्यापित करेंगे। और ये वंशावली क्या है, सिर्फ सरपंच नहीं, वो बनाएंगे, उसके बाद वो 5-6 लोगों से सत्यापित होगा, सिग्नेचर होगा, उन सबका सिग्नेचर चाहिए। जैसे कि जैसे सेविका है, आंगनबाड़ी सेविका, सरपंच का हुआ, मुखिया का हुआ, वार्ड सदस्य का हुआ, तो इन लोगों का सिग्नेचर होके वो वंशावली आपका तैयार होगा, तो वो वंशावली आपको उसमें देना है। अब जो हम आपको फॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म है, क्या भरना है, नहीं भरना है, वो सब हम आपको बता रहे हैं फॉर्म के बारे में। बस अभी यही फॉर्म भरना है और जो भी जमीन का कागज है वो जमा करना है। तो जो फॉर्म भरना है हम बता रहे हैं, आप कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फॉर्म ही में क्या भरना है नहीं भरना है इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो बाद में आके पूछते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे आपके पास शुरू में ही हम बता दिए कि अगर आपके पास केवाला है तो केवाला में वंशावली की जरूरत नहीं है, और खतियानी जमीन है तो आप जो फॉर्म लेने जाइएगा तो ये 3 पेज का फॉर्म मिलेगा आपको, ये 3 पेज का फॉर्म लेना है। उसके बाद इसमें जो भरिएगा आप, तो इस तरीके से जो पहला पेज है इसमें ऐसा कुल ऐसा जो कॉलम है 11 बनाया हुआ है, 11 कॉलम है, इसको भरना है। तो पहला कॉलम में लिखा हुआ है कि रैयत का नाम, जो रैयत जमीन के नाम लिखना, फोन नंबर, जो रैयत है उनका, वो रैयत का नाम लिखना है पहले कॉलम में, जो उस खेत का जोतावाद कर रहे हैं तो उनका नाम लिखना है। दूसरे कॉलम में अस्थायी पता, जो आपका पता है अस्थायी पता दूसरे कॉलम में लिखना है। तीसरे कॉलम में जो है आपका जमीन का क्या खाता संख्या है,
तीसरा कॉलम में क्या करना है, खाता संख्या भरना है। जैसे आपका कोई जो आपका जमीन है, हर एक जमीन का एक खाता संख्या होता है, हर एक जमीन का नहीं, जो रैयत तीसरा अलग अलग होता है, अलग अलग संख्या होता है। तो जो आपका खाता संख्या है वो इसमें लिखेंगे। चौथा कॉलम में खेसरा संख्या है, तो खेसरा संख्या क्या होता है, हर एक प्लॉट का एक नंबर होता है, तो उस नंबर को खेसरा चार मतलब चौथा जो कॉलम है उसमें खेसरा नंबर लिखिए। उसके बाद पांचवा कॉलम में रकबा लिखिए। रकबा क्या होता है, जो एरिया है आपकी जमीन का, कितना डिसमिल है नहीं है, तो वो रकबा आपको पांचवे कॉलम में लिखना है। छठे कॉलम में चौहद्दी लिखना है। जैसे आपका जमीन है तो उस जमीन का चौहद्दी होगा, चारों दिशा में किनका किनका जमीन है वो आप लिखिए चौहद्दी में। और चौहद्दी जो लिखना है आपको वो फिलहाल का प्रेजेंट का लिखना है। ऐसा नहीं कि पुराना चौहद्दी जो है वो चौहद्दीदार का आप नाम लिख दिए। अभी फिलहाल आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है आप अपने प्लॉट पे जाइए और आपके चारों तरफ कौन कौन चौहद्दीदार है उस चौहद्दी में चौहद्दीदार का नाम लिखना है। सातवां कॉलम में किस्म जमीन है। किस्म जमीन क्या होता है, जैसे आपका जो वो जमीन है वो किस तरह का जमीन है, अभी वो खेत है या फिर आप उस पे रह रहे हैं, कृषि का है या क्या है, वो किस्म जमीन में वो चीज लिखना है। हाँ, धनहर है, भीट है, वही सब। आठवां जो कॉलम है आपका वो लगान का है। अगर जो आप लगान आपको पता है, जो आप लगान दे रहे हैं, अगर लगान पता है तो भर दीजिए इसको, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है। तो आठवां वाला कॉलम भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लगान लिखना है उसमें। नौवां में है जमाबंदी संख्या। आपका जमीन का जो भी जमाबंदी संख्या है वो आप लिख दीजिएगा। 10वां में है, 10वें कॉलम में है कि भूमि पर जो दावा का अधिकार है, जो आपका भूमि है उस पे आप जो दावा कर रहे हैं वो किस बेसिस पे आप दावा कर रहे हैं, कि आपका खतियानी जमीन है या केवाला का जमीन है, जिस भी टाइप का है वो जमीन, आप उस पे जो दावा कर रहे हैं जिस बेसिस पे, वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद 11वां कॉलम अभियुक्ति का कॉलम है। जो सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें अभियुक्ति लिखा है। उसमें क्या है कि कोई ऐसी बात जो आप बताना चाह रहे हैं हम लोगों को, जैसे कि उस जमीन पे कोई केस वेस चल रहा है, तो आप कैसे बताइएगा हमको कि उस जमीन पे केस चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो अभियुक्ति कॉलम में आपको उस पे लिखना है कि इस पे केस चल रहा है, केस नंबर ये है। अगर आप केस जीत गए हैं तो आप उस पे नंबर लिखिए कि ये प्लॉट पे ये केस चल रहा था, हम जीत गए। ऐसा करके जो भी आप बताना चाह रहे हैं हम लोग को, वो लास्ट कॉलम में आप अभियुक्ति में लिख सकते हैं। ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये प्रपत्र 3 आता है। इस वाले में क्या करना है कि जो रैयत है इसमें आपको रैयत का नाम लिखना है। यहाँ पे ये वाला तीन जगह दिया हुआ है, 3 जगह दिया हुआ है। इसमें जो रैयत है आपके, तो मान लीजिए केवाला का है तो सिर्फ एक ही, अगर एक ही है तो यहाँ पे एक का नाम लिखा जाएगा, 2 है 3 है तो उनका नाम लिखा जाएगा। कोई संयुक्त खाता है आपके पास, उस पर 4-5 लोग हैं तो यहाँ पे 3 ही जगह दिया हुआ है, आप 3 लोगों का नाम लिखिएगा। आगे जो नाम लिखना होगा एक सादा कागज ले लीजिएगा, उस पर आप उन लोगों का नाम लिख दीजिएगा। अगर एक है तो बस वो भर देना है, तो ये भरा जाएगा। उसके बाद एक और, उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है आपको, ये सेम उसी तरीके का है जो अभी हम आपको 11 कॉलम वाला बताएं, जो उसमें भरिएगा। इसमें सेम चीज वही सब भरना है, जो पूछ रहा है इतना आप कर लेंगे तो ये सारा चीज आपको सेम भरना है इस पे। तो मेन पहला पेज है वो आप भर लीजिएगा, तो उसके बाद वो सब भी भरा जाएगा। तो अब देखिए ये फॉर्म भर लेंगे, सारा जमीन का जो कागज है वो सब आप भर लेंगे, जमा कर देंगे। उसके बाद इसमें आपका क्या है, एक आधार कार्ड का भी जीरोक्स लगा दीजिएगा। उसमें आधार कार्ड पे आप अपना नंबर लिख दीजिएगा, वो आधार कार्ड का भी जीरोक्स लगा दीजिएगा। तो अभी फिलहाल आपका यही काम है, फॉर्म भर लीजिए, कागज सब जमा कर लीजिए, ठीक है। जो बेसिक जानकारी थी वो हम आपको बता दिए। अब कुछ सवाल भी होगा और बाकी जो बात है आपको सर बताएंगे, तो सवाल कर सकते हैं आप लोग।